Everyone, today I'll discuss about work done by a variable force. So you know already about work done by a constant force, but a constant force is rare. It is the variable force. So we can see here, this is the diagram. This one diagram is a graph. This one graph is the force and displacement graph. This one side is the force and this one side is the displacement of the object. Okay. So initially ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर ईयर, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देख सकते हो कि इस जगह पे है तो इसका फोर्स यहाँ पे है और डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पे है। मान लो ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो इस जगह पे जब फोर्स है मतलब फोर्स इतना है, फोर्स इधर इंक्रीज होगा ना और इधर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। तो इस जगह पर जब फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है। तो मान लेते हैं कि दिस वन पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। मतलब किस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करते थे कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो ये ऑब्जेक्ट जो है सीधा डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये डिस्प्लेस हो रहा है तो 100% फोर्स, यदि जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका क्या बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। इफ फोर्स विल इंक्रीज देन डिस्प्लेसमेंट मोर एंड मोर इंक्रीज। तो आखिरकार कौन सा एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूव करना है। तो कुछ इसी का हम कुछ इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। बट यहाँ पे फोर्स जो है सो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है। मतलब स्टार्टिंग में मान लो 10 न्यूटन है, फिर हम 20, फिर 50, कुछ इस तरीके से हम फोर्स जो है सो इंक्रीज कर रहे हैं। तो फोर्स के इंक्रीज करने से इसका डिस्प्लेसमेंट जो है कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो कैसे हो रहा है उससे उस चीज़ को समझो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स एक्सिस में ही हो रहा है और फोर्स भी एक्स एक्सिस में ही लग रहा है। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग में मेरा फोर्स मान लो इस पॉइंट पे था, तो मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन है। फिर देखो ना धीरे धीरे करके ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इस पॉइंट पे यदि मैं कंसीडर करूँ तो इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे फोर्स थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है 30 न्यूटन हो, और आगे जाएंगे तो हो सकता है 40 न्यूटन हो। तो फोर्स बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं हम। वेरिएबल फोर्स के कारण जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है वो चीज़ जानो, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट फोर्स का जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो डन कैलकुलेट करना आसान होता है। तो क्या करो, छोटा छोटा पॉइंट कंसीडर कर लो इसमें। एक छोटा सा पॉइंट कुछ इस तरीके से, इतना दूर का पॉइंट, मतलब छोटा छोटा पॉइंट तुम कंसीडर कर लो इसमें और सब का कांस्टेंट फोर्स निकाल दो। देखो यहाँ से यहाँ तक का कांस्टेंट फोर्स, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। तो छोटा छोटा पॉइंट कंसीडर करके हम यदि कैलकुलेट कर लें सबका वर्क और सबको एक साथ ऐड कर दें तो हमको यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, उस चीज़ को समझते हैं। देखो हम पहले पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। छोटा छोटा पॉइंट कंसीडर हो रहा है, ये छोटा छोटा पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर हो जा रहा है। तो मान लो किसी भी पॉइंट पे तुम एक एरिया को कंसीडर कर लो, दिस वन एरिया, इस एरिया को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो छोटा सा होगा, कितना, डेल्टा एक्स के बराबर। क्योंकि यदि हम यहाँ पे बोलो दिस वन इनिशियल दिस इज द फाइनल, तो इसको माइनस करेंगे तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे मिलेगा। यदि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिलेगा तो 100% हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो 100% वर्क भी तो इतना दूर के लिए बहुत सा छोटा छोटा वर्क ही होगा वहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले इस एरिया को देखते हैं कि एरिया हमको क्या देता है। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, फोर्स एफ ग्राफ में हमको जो एरिया मिलता है, छोटा सा एरिया जो रेक्टेंगुलर शेप में है, वो एरिया जो मिलता है वो किसके बराबर मिलता है। तो सबसे पहले एरिया की बात करूँ तो एरिया देखो, एरिया इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या जानते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया ए रिप्रेजेंट कर दो, लेंथ की जगह क्या है हमारा फोर्स। देखो दिस इज द लेंथ, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना आपको, दिस वन इज रेक्टेंगल। तो ये हमारा फोर्स हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स। मतलब ये छोटा सा कुछ इस तरह से मिल रहा है आपको, इसमें ये डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, तो ये क्या मिल रहा है आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क ही ना मिला। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वर्क। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब एरिया जो है एफ एक्स ग्राफ में, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में यदि तुम एरिया कैलकुलेट करोगे तो हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज, मतलब ये जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या बोलोगे, इस वर्क रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ इस तरीके से मिला। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क भी हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ मिल गया हमको एक छोटा सा फोर्स।
अब कंडीशन ये है कि हमको ये वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करना है, एक छोटा सा पॉइंट के लिए हम लोग कंसिडर करें। तो ऐसे पॉइंट को यदि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लो दिस वन इनिशियल है, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट गया है, यहाँ से यहाँ तक आया है। तो ये पूरा कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, या फिर एक तरीका और है मैथ में लिखने का, उस तरीका को देखो। एक्चुअली हम लोग मैथमेटिक्स में यदि पूरा ऐड करना हो छोटा छोटा पॉइंट को, तो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि W इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ, इस तरीके से इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो F, और ये डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पे चाहो तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं, ये इस रिप्रेजेंट करा है कि एक्स एक्सिस में फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक्स लिख दो, एफ एक्स डी डेल्टा एक्स। अब यदि तुम चाहो इंटीग्रेशन में लिखना, तो इंटीग्रेशन में लिखने का तरीका ये है कि कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तुम चाहे कितना ही छोटा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करो, बहुत छोटा पॉइंट कंसिडर कर लो, बट वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर यदि नहीं होता है तो आपको लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, मतलब ये जीरो के लगभग है बट ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। समेसन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ, एफ एक्स डेल्टा एक्स, जिसमें लिख लेंगे। अब ये चीज़ जब लिमिट लग जाता है ना, तो डायरेक्ट इसको हम लोग अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखते कब, जब ये समेसन फॉर्म नहीं रहता, तो समेसन फॉर्म नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एंड दिस, है ना, तो उस तरीके से लिख सकते थे। बट अब डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज ये एडिशन का बात बता रहा है। तो एडिशन का बात कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन साइन, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, इनिशियल टू फाइनल, तो लिमिट इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। और ये एफ एक्स को यहाँ पे लिख दो, एफ एक्स, और ये डेल्टा, डेल्टा हो जाता है डिफरेंशियल फॉर्म में, तो उसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे डी एक्स, दिस वन। तो ये इंटीग्रेशन का फंडा ये लिखने का, डी एक्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से, मतलब ये रिस्पेक्ट में बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हमारा वर्क मिल गया कुछ इस तरीके से, वर्क इज इक्वल्स टू दिस। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन वगैरह से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आप इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वर्क का हमारा फार्मूला मिल गया इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आप चाहो ग्राफ को तो कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस ग्राफ को, कि मान लो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा जो वर्क हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वर्क हुआ किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर क्या फोर्स तो इधर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा फार्मूला जो हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में वर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये y के लिए भी लिख सकते हैं, तो y एक्सिस के लिए होगा तो यहाँ पे y लिखा जाएगा, z एक्सिस के लिए होगा तो z के रिस्पेक्ट में होगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में हो उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये वैसे भी मैग्नीट्यूड है, हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड है दोनों का। तो यदि कोई भी फोर्स यदि कुछ इस तरीके से बोला जाए कि मान लो कोई फोर्स इधर है, एफ लग रहा है, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इधर हो रहा है एक्स की तरफ, तो ऐसे में हम लोग तीन कंपोनेंट यदि ये स्पेस में हो रहा है तो तीन कंपोनेंट निकालेंगे, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स प्लस डी एक्स प्लस वाई, मतलब सब के लिए प्लस प्लस करके जुड़ जाएगा यहाँ पे तीनों कंपोनेंट, ठीक है। खैर वैसा क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो है एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल है 6.5। उसमें बोल रहा है कि ए वुमन पुशेस ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ ए रफ सरफेस, द अप्लाइज ऑफ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, thereafter the gets progressively tired and her applied force reduces linearly with a distance of 50 newton. The total distance through which in trunk has been moved is 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 newton versus displacement. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझो। ये क्वेश्चन बोलता है कुछ इस तरीके से, ग्राफ से हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो है ये बोल रहा है कि एक वुमन है जो किसी ऑब्जेक्ट पर, एक ट्रंक है, उसको उस पर फोर्स लगा रही है, उसको मतलब धक्के दे करके ले जा रही है कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं इधर, और
यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम जो स्टार्टिंग में जो लगा रही है फोर्स वो लगा रही है 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रही है, ये 50 न्यूटन पर टायर्ड होने के बाद आ जाती है 50 न्यूटन पे, ठीक है। और इधर जो है सो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट आप जान रहे हो, और इधर क्या है, फोर्स है। तो ये जो है सो 100 न्यूटन फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे करके 10 मीटर तक ले जाती है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो है सो 10 मीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 10 मीटर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये धक्का करके 100 न्यूटन फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे डिस्प्लेस मतलब 10 मीटर तक डिस्प्लेस करके आया। उसके बाद वो थक गई, टायर्ड फील करने लगी, और उसका जो है अब जो फोर्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। रिड्यूस होते होते वो 50 पर आ गई। रिड्यूस किस तरीके से हो रहा है वो देखो, ये 50 पर आ गई, मतलब रिड्यूस होते होते ये यहाँ पे आ जाएगी। इसका रिडक्शन जो है, रिड्यूस जो हो रहा है कुछ इस तरीके से, घटेगा तो धीरे धीरे ना घटेगा, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आ गई। यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, मतलब 10 मीटर और मूव किया आगे, तो फाइनली किस पॉइंट पे आ गई, 50 न्यूटन पे आ गई टायर्ड होकर के, ठीक है। और वहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था, मतलब जो 100 न्यूटन तक था, कुछ ये भी था, फिर ये कुछ इस तरह से रिड्यूस हो गया, और जो फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्टिंग से ही एक्ट कर रहा था उस ऑब्जेक्ट पर, वो फ्रिक्शनल फोर्स था 50 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, हम जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये मेरा पॉजिटिव वे है, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव। मतलब इस पर फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा था वो कुछ इतना, देखो ये इतना दूर तक फ्रिक्शनल फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो इस साइड है वो क्या दिखा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो है सो 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है इस पर, ठीक है। तो फाइनली इस जगह पे रुक जाता है। 50 न्यूटन पे जैसे आता है तो फ्रिक्शनल फोर्स 100% को अपोज करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इस पॉइंट पे आकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब एक लेडी है, लेडी इसको धक्का दे 100 न्यूटन से दे रहे थे, तब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ठीक है। यहाँ था 10 मीटर, 10 मीटर के बाद वो थक गई, और थक गई तो धीरे धीरे करके उसका जो है सो फोर्स धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। रिड्यूस होते होते कहाँ तक आ गया, 50 तक। 50 पर जैसे है तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रुक गया, और वो डिस्टेंस कितना था, 20 मीटर डिस्टेंस था। तो ये 50 न्यूटन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 100% यहाँ पे वर्क कर गया, इसलिए ऑब्जेक्ट आगे मूव नहीं कर पा रहा था। तो ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। यहाँ तक में जो दो फोर्स लग रहा है उसका दोनों का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यदि यहाँ पे देखें क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमारा दिया क्या है उसको लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो x दिया हुआ हमारा कितना, 20 मीटर, x इज गिवन 20 मीटर, f इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, f इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। तो यहाँ पे और फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है, फ्रिक्शनल फोर्स दिस वन ऑल्सो 50 न्यूटन, चाहो तो नेगेटिव साइन में ले सकते हैं इसको, दिस वन नेगेटिव साइन 50 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखो दो एरिया बन रहा है ना, टू एरियाज बन रहा है यहाँ पे, एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दिस वन एरिया, एक एरिया ये बना और एक ठो एरिया ये वाला बना, दो एरिया। तो एक हमको दिखा रहा है रेक्टेंगल, एक दिखा रहा है ट्रेपेजियम, दो चीज़ दिखा रहा है। तो हमको यहाँ से हम लोग को इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए वर्क निकालना है, 20 मीटर तक के लिए वर्क निकालना है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक में 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि द वर्क डन बाय द वुमेन इज, आपको डायरेक्ट इस तरीके से लिखो, वर्क डन बाय वुमेन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम देना चाहते दे सकते हो, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABCD, दिस वन ABC, इसको D मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ABCD, ठीक है। प्लस ये वाला एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दिस वन एरिया इज द ट्रेपेजियम, तो यहाँ लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये कौन सा है, इसको मान लो कुछ, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं E, और इसको मान लेते हैं I, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CEID, ट्रेपेजियम CEID, दिस वन, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, ये रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देख सकते हो कितना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 मीटर है, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 100 मीटर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कर देंगे 10 × 100 प्लस, अब ये वाला देखो,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका होता है 1/2 सम ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ साइड्स देखो दिस वन, ये कितना है, ये इस साइड 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस इस साइड कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू, मतलब 1/2 सम ऑफ साइड्स इंटू हाइट होता है ना, तो हाइट ये वाला काम करेगा, दिस वन विल बी हाइट। तो कितना हाइट है यहाँ से वहाँ तक, तो हमको ट्रेपेजियम तो इतना ही देखना पड़ेगा ना, दिस वन ट्रेपेजियम, यही तो ट्रेपेजियम है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 - 10, 10 आएगा, तो दिस वन विल बी 10। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो इसको कैलकुलेट करने से आपको आ जाएगा दिस वन 1000 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 5 जा 10, तो इसको कैलकुलेट करने से आता है 750, दिस वन, ये टोटल आ जाएगा आपको 1750 जूल। ये चीज़ आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये इतना वर्क की वो लेडीज जो कि एक ऑब्जेक्ट पे वर्क की, वो इतना वर्क की। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क किया, वो अगला क्वेश्चन है इसमें कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क किया। तो फ्रिक्शनल फोर्स के यदि आपको निकालना है तो देखो, ये जो है ना वर्क डन बाय फोर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरीके से लिख सकते हो इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और वही चीज़ यदि हम फ्रिक्शनल फोर्स के लिए निकालेंगे तो स्मॉल एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि उसका एरिया कहाँ पे है, नेगेटिव वाला के लिए, तो नेगेटिव वाला के लिए ये वाला एरिया है, नीचे वाला देख सकते हो यहाँ पे दिस वन एरिया। तो इसका जो बनेगा, इसमें तुम चाहो तो यहाँ पे दे दो जी, यहाँ पे दे दो एच, तो आपका क्या बना AIGH, है ना। तो ये चीज़ तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ AGHI। तो इसके लिए लिखेंगे एरिया ऑफ AGHI, मतलब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो लेंथ कितना है इसका, लेंथ हो जाएगा देखो 50 है, तो ये -50 जाएगा इंटू ये कितना है पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा हमारा 20 दिस वन। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1000 दिस वन, 1000 -1000 जूल। तो इस तरीके से हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एरिया के बेसिस पे कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए हम लोग इधर नीचे लिए और उसका एरिया को कैलकुलेट करके यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए। तो ये आप दोनों चीज़ को कैलकुलेट कर लिए कि लेडी कितना वर्क की 1750 जूल और फ्रिक्शन उस पर कितना वर्क किया -1000 जूल, इतना वर्क किया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिशन मतलब फ्रिक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, तो वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो ठीक है, अब ये हो गया हमारा। तो कुछ इस तरीके से वेरिएबल फोर्स में हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग चाहें तो डायरेक्ट इसको हम लोग जूनियर सेक्शन से ही जान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv², या तो इसको लिख सकते हैं 1/2 mvv, मतलब v प्रोडक्ट v इंटू v डॉट प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब 1/2 mv² इज द काइनेटिक एनर्जी। बट यदि आप इसका प्रूफ चाहते हो तो प्रूफ भी इसका बहुत आसान है, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है। देखो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पर फोर्स लग रहा है कुछ, और ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आया, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा एस डिस्प्लेसमेंट। तो स्टार्टिंग में इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो स्टार्टिंग में ये रेस्ट में था, जब फोर्स लगा तब ये मूव करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं v² - u² इज इक्वल टू 2as, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए हमको इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या फार्मूला मिलेगा, ये तो 0 है, तो आपको मिलेगा v² इज इक्वल्स टू 2as, दिस वन फार्मूला। ठीक है, v² इज इक्वल्स टू 2as यहाँ पे मिल गया हमको। तो यहाँ से चाहो तो a का वैल्यू निकाल लो, या तो s का वैल्यू, किसी एक का वैल्यू निकाल लो। तो a का हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन का, या तो छोड़ो s का ही निकालते हैं। तो s का वैल्यू यदि कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू v² डिवाइड बाई 2a। चलो s यहाँ पे हम लोग रख लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे कि हम लोग जानते हैं कि वर्क जो होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस वन। ठीक है, और हम लोग वर्क को ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ले सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब इट इज़ द वर्च्यू ऑफ मोशन, यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और यदि वो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा वो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द वर्च्यू ऑफ मोशन, ये जूनियर क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे
कि मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, ये वाला v²/2a, तो यहाँ पे v²/2a सब्सिट्यूट कर दो, तो ये a कट गया, तो हमारा क्या बचा 1/2 mv²। तो ये हमको मिल गया काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला को यहाँ पे ला सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे बोला जाए कि एक क्वेश्चन में कि एक कुछ है इस तरीके से क्वेश्चन कि मान लो तुम्हारे पास दिया रहे कि एक बुलेट है जिसका मास दिया हुआ है तुमको कितना मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ आपको 50 ग्राम मास दिया हुआ बुलेट का। इसी क्वेश्चन में मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुलेट जो है 50 ग्राम का दिया हुआ है, तो इसको यदि आप केजी में करोगे तो कितना होगा, नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻3 दिस वन। ठीक है, इतना दिया हुआ है और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड दिस वन। तो मास का वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दो, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी वेलोसिटी आपको दे देगा, नहीं मास दे देगा और काइनेटिक एनर्जी दे देगा, तो आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता है। तो कर सकते हो आप ये सब, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें टॉपिक, एक और हम इसमें ऐड कर देते हैं। दैट वन टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स, उसको देखो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। वी विल राइट हियर वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क निकालना हम लोग सीख गए, अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को भी निकालना। वर्क एनर्जी थ्योरम कांस्टेंट के लिए हम लोग निकाल चुके हैं कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमको हमेशा वर्क डन के बराबर देता है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए W इज वर्क इज द वर्क एनर्जी, देखो इस तरीके से आप लिख लेना पूरा इसको। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स, तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे बेटर तरीका क्या है, मतलब डायग्राम वही रहेगा जो वेरिएबल किस तरीके से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देख रहे थे, उस तरीके से आप डायग्राम बना लेना। हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, क्या चीज़ था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। के से काइनेटिक एनर्जी मान लेना, के इज द काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज द हाफ mv²। यदि मैं इसको दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कर देते हैं। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो क्या आएगा, dk डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू, इधर का डिफ्रेंशिएशन करो, तो इधर का जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है। तो इधर का हो जाएगा d/dt, इधर d/dt और ये आएगा आपको mv² दिस वन। ठीक है, 1/2 mv² है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो ये चीज़ हमारा जो है dk/dt, इसको अभी हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो आपका क्या है, इधर जो आपका है वो है मास को कांस्टेंट है, तो मास को आउट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा बचेगा v को 2 टाइम्स लिख सकेंगे तो क्या हो जाएगा d/dt, और यहाँ पे एक v और एक v इधर कर दो तो dv² mv² हो गया। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को फिलहाल के लिए हम लोग साइड किए हैं, और देखो आगे क्या होता है, ये हो जाएगा m dv/dt इंटू v, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा mv, और dv/dt का क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड इज द एक्सेलरेशन, सो वी कैन राइट दिस वन। मतलब इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, ये हमारा क्या आ गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी दिस वन। ठीक है, अब वेलोसिटी को भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं dx/dt, वेलोसिटी इज द dx/dt। तो ये देखो इधर क्या था dk/dt, dt कैंसिल, मतलब
काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। कुछ इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि यहाँ पे लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर दें दोनों साइड से, मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पे कर दें, यदि इंटीग्रेटिंग कर देते हैं इसको, तो इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के इनिशियल इंटू के फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू फाइनल, ये हो जाएगा डी के इज इक्वल्स टू, इधर इंटीग्रेशन करो फोर्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फोर्स को यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, या तो रहने दो फोर्स को एफ डी एक्स, यहाँ पे दिखाएंगे एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इसमें यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है के ओनली, ये हो जाएगा कितना, के इनिशियल टू के फाइनल इज इक्वल्स टू, इधर क्या है, इधर हमारा हो जाएगा एफ, और इसको एज इट इज छोड़ दो, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि फार्मूला आपको पता है पहले से, एफ डॉट डी एक्स के फॉर्म में ही रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमको, ये वाला देखो, ये हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्योंकि पहले इसको पुट करेंगे फिर इसको पुट करेंगे, हायर लिमिट आफ्टर दैट लोअर लिमिट, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, ये फार्मूला किसका है, वर्क डन का फार्मूला है जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो ये वर्क के बराबर आ गया। तीसरी तब वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यदि इससे आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका भी एक हमारे पास प्रूव करने का है, वो दूसरा तरीका भी देख लो। देखो मान लो हम लोग वर्क से ही स्टार्ट करते हैं, तो वर्क का फार्मूला क्या है, वर्क का फार्मूला है, हम लोग छोटा वर्क के लिए बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, डेल्टा डब्लू इज इक्वल्स टू एफ डॉट टी डेल्टा एक्स, दिस वन। यदि इसमें दोनों साइड हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये वर्क इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको डी डब्लू, लिमिट पुट कर दें तो हमको मिल जाएगा कुछ इतना, एफ डॉट डी एक्स, छोटा वर्क के लिए ये कुछ इतना मिल जाएगा। आप यदि चाहो तो इस फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में क्या है डी एक्स, ये दूसरा मेथड बता रहे हैं, ठीक है। ये तो आप पहले पता है आपको, ये भी इसको लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, आप जान रहे हो इसको भी। तो यहाँ से ये चीज़ आ गया। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम पीरियड, और यहाँ पे साथ में क्या है डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग इसको, अब इसको ऐसा करो कि हमारा ये चीज़ तो आ गया ना, डी एक्स अपॉन ए डी वी, तो यहाँ पे लिख दो ऐसे एम, और ये देखो डी एक्स अपॉन डी टी, इसके साथ इसको ले लो डी टी को, तो क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी इज भी, तो ये हमको आ जाएगा, यहाँ पे डी वी है, ये यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा एम वी डी वी, इसको अरेंज करके लिख दिए कुछ इस तरीके से, तो एम वी डी वी मिल गया आपको। तो सारा चीज़ किसके लिए चल रहा है, डी डब्ल्यू इसके लिए चल रहा है, ठीक है। अब क्या कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, अब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यदि इंटीग्रेट दोनों साइड करते हो तो आप कहाँ से कहाँ तक करोगे, वर्क डन जो है सो जीरो से मैक्सिमम वर्क तक हम लोग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वर्क डी डब्ल्यू ना, कुछ इस तरीके से इज इक्वल्स टू राइट साइड का इंटीग्रेशन करो, तो राइट साइड में जब इंटीग्रेशन करोगे तो किसका करोगे, इसमें देखो इसमें मेरा मास बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा मेरा, वी फाइनल इनिशियल से वी फाइनल, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जा सकता है, तो उसके लिए लिमिट ले रहे हैं, और इसको देखो यहाँ पे वी डी वी, कुछ इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल माइनस मतलब ये वर्क के बराबर ही मिलेगा, मतलब वर्क माइनस जीरो इतना कुछ आएगा, या तो चलो एक स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं, यहाँ पे वर्क होगा इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ से क्या जीरो से इतना तक, इसका करेंगे तो कितना आएगा मास कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन करो, इसका हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दिस वन, इधर क्या है वी आई और वी एफ। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, हायर लिमिट आफ्टर दैट लोअर लिमिट, तो हायर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, दिस वन इज इक्वल टू एम, यहाँ पे रहने दो, इसका देखो वी फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस वी इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दिस वन। तो यहाँ से हमको क्या मिला, वर्क इज इक्वल्स टू, ये क्या मिलेगा 1/2 एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2, एम को अंदर कर दिए दोनों के लिए इनिशियल स्क्वायर, तो ये हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर इनिशियल के लिए फाइनल के लिए, तो क्या मिला काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल इज इक्वल्स टू, ये भी देखो इसको रखो या इसको रखो, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि इस यहाँ पे कांस्टेंट को गायब कर दिया जाता है, ये 1/2 जो कांस्टेंट है इस मेथड में गायब कर दिया जाता है, बट इसमें तो गायब नहीं कर रहे हैं ना, तो आप इस मेथड को ही रखो, तो इस मेथड से भी आप वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हो,
ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को दो तरीके से सीख लिए फॉर वेरिएबल फोर्स। सो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखे आज सीखे हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, नेक्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी, एंड थर्ड वन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। So thank you for watching.